बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा टॉपिक है जी ऑप्टिक नर्व का पेपिला एडीमा। ठीक है, अब देखें पेपिला एडीमा क्या है। इट इज़ पैसिव एडीमा ऑफ द ऑप्टिक नर्व हेड। ठीक है, सेकेंडरी टू रेज इंट्राओक्यूलर प्रेशर विच इज़ नियरली ऑलवेज बाइलेटरल। ठीक है, कि पेपिला एडीमा से मुराद ऑप्टिक डिस्क का एडीमा है, लेकिन ये सेकेंडरी एडीमा है, प्राइमरी काज नहीं है ये। ठीक है, ये हो क्यों रहा है? इंट्राक्यूलर और इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से हो रहा है। ठीक है, डिस्क एडीमा। इटियोलॉजी की बात करें हम तो सीएसएफ फ्लूइड की सर्कुलेशन अगर रुक गई है, यानी सीएसएफ की जो फ्लो है, आपको पता है वेंट्रिकल्स में फ्लो कर रहा होता है सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो एक्विडक्ट स्टेनोसिस हो गई अगर, तो ज़ाहिर इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेस होगा, उसकी वजह से ये हमें पेपिला एडीमा नज़र आएगा, डिस्क के ऊपर एडीमा। ठीक है ना, तो इसीलिए देखें ना, ये जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर चेक किया जाता है वो फंडोस्कोपी के ज़रिए से किया जाता है, फंडस एग्ज़ाम किया जाता है, उसमें हमें पेपिला एडीमा अगर मिल रहा है तो इसका मतलब फिर हो सकता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेस हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है मेनिंजाइटिस, यानी मेनिंजीज की इन्फ्लेमेशन हो गई, इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो गई, डिफ्यूज्ड सेरिब्रल एडिमा हो गया। ये सारी चीज़ें मैं नहीं लिख रहा क्योंकि इतना लिखना भी पॉसिबल नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि ये काजेस हो सकती हैं। ठीक है, और मोस्टली मैं बुलेट पॉइंट्स लिख लूँगा जो इम्पोर्टेंट हैं। इंट्राक्रेनियल स्पेस जो ऑक्यूपाइंग लाइन है, यानी ट्यूमर्स हैं, अब्सेस है, सिस्ट वगैरह हैं और हेमरेजेस हैं, ये काज करते हैं इसको पेपिला एडीमा को। बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन भी हो सकती है, इसको हम क्या कहते होते हैं, सूडो ट्यूमर सेरिब्राई, पहले भी बताया। ठीक है, हाइपरटेंशन है अगर इंट्राक्रेनियल बिनाइन, तो उसको हम सूडो ट्यूमर सेरिब्राई कहते हैं, वो हो सकता है। इसकी काजेज़ में सिस्टेमिक कंडीशन यानी मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन और टॉक्सिमा ऑफ प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हो सकती है। ठीक है, स्पाइनल कार्ड का ट्यूमर हो सकता है और विटामिन ए की टॉक्सिसिटी हो सकती है। पैथोजेनेसिस वही है जी, पैथोजेनेसिस में क्योंकि आपको पता है कि ऑप्टिक नर्व जो है वो एक्सटेंशन है, ब्रेन की ही एक्सटेंशन है, तो जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है तो उसकी वजह से वो प्रेशर जो है ट्रांसमिट होता है पेरिन्यूलर स्पेस में, यानी सब आर्कोनॉइड स्पेस में, और वहाँ से सीएसएफ जो है प्रेशर डालता है कहाँ पे, ऑप्टिक नर्व में। और टिश्यूज़ में अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो आपको पता है एक्सोप्लाज्म का फ्लो मुतासर होगा इन दी ऑप्टिक नर्व। ठीक है, और उसकी वजह से फिर ज़ाहिर है लिमिना क्रोब्रोजा के ऊपर पड़ेगा असर, और लीडिंग टू द एक्युमुलेशन ऑफ एक्सोप्लाज्म एंड स्वेलिंग ऑफ द ऑप्टिक डिस्क। स्वेलन एक्सॉन्स जो होंगे वो होंगे कहाँ पे, प्री लेमिनर एरिया में। ठीक है, वेनस स्टेसिस होगी, डायलिटेशन हो जाएगी वेंस की, और ब्रेक डाउन ऑफ द ऑप्टिक डिस्क होगा, ऑप्टिक डिस्क का जो बैरियर था वो टूटेगा। कौन सा बैरियर? ब्लड डिस्क बैरियर, और एक्युमुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी एडीमा। ये सारी की सारी पैथोजेनेसिस है इसकी। और नेक्स्ट हम देखते हैं जी क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में हमें क्या चीज़ मिलेगी? वो मिलेगी हमें हेडेक। ठीक है, सिम्टम्स यानी पेशेंट हेडेक के साथ प्रेजेंट करेगा, और कैरेक्टरिस्टिकली अर्ली मॉर्निंग जो है उसको इंटेंसिटी ज़्यादा होगी हेडेक की। ठीक है, और कफिंग पे ये इंक्रीज़ होगा, स्नीजिंग पे और स्ट्रेनिंग पे भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है। और वॉमिटिंग होगी, वॉमिटिंग पेशेंट को, और याद रखना है आपको प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी। ठीक है, सिंपल नहीं होगी, और अगर वॉमिटिंग हो जाती है उसके बाद काफ़ी रिलीव हो जाता है पेशेंट। ठीक है, स्लाइट ड्राउजीनेस होगी उसको, और अनकॉन्शियसनेस हो सकती है स्वेयर केसेस में। ठीक है, अगर ज़्यादा है पेपिला एडीमा तो। ओक्यूलर सिम्टम्स क्या आएंगे?
रिकरेंट अटैक आएंगे ट्रांजिएंट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ विजन के, ठीक है, और ब्लैकिंग आउट के, ग्रेइंग आउट के, कितने कितने टाइम के लिए, 10 से 15 सेकंड के लिए, ठीक है, उसको चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, ठीक है। डिप्लोपिया हो सकता है, अगर एक्स्ट्राओक्यूलर मसल्स भी इन्वॉल्व हैं तो आपको पता है कि डिप्लोपिया भी होगा, ठीक है। और साइंस की अब हम बात करें, ये सारे के सारे सिम्टम्स थे जो पेशेंट आपको बता रहे हैं। अब आपने जो पेशेंट को बताने हैं वो है साइंस, ठीक है, या देखने हैं जो आपने उसमें, वो है विजुअल एक्विटी। विजुअल एक्विटी देखिए नॉर्मल रहती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। आप कहेंगे क्यों नॉर्मल रहती है? क्योंकि देखिए विजुअल एक्विटी का ताल्लुक ज़्यादातर मैक्यूला से है, इधर मैक्यूला तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा, डिस्क पे एडिमा सिर्फ आ रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये मसला नहीं होगा। पिपलेरी रिएक्शन जो होगा लाइट का वो भी नॉर्मल होगा। ऑप्थाल्मोस्कोपिक फीचर्स ऑफ फुल्ली डेवलप्ड पेपिल एडिमा के अगर बयान करें हम तो वो होंगे, डिस्क पे क्या होगा, डिस्क पे हाइपरेमिया होगा, यानी कि ब्लड आया होगा और ब्लड मार्जिन होंगे उसके, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, ब्लड वेसल्स कैसी होंगी, ब्लड वेसल्स ऑब्स्क्योर्ड होंगी, जब वो क्रॉस करते हैं ना डिस्क को, डिस्क के मार्जिन को, तो वो इनगॉर्ज होंगी और टॉर्टोस होंगी, ठीक है। ये दूसरा साइन है। तीसरा साइन आप देखेंगे वो वेनस पल्सेशन एब्सेंट होगी, ठीक है। हेमरेजेस आपको मिल सकती हैं, स्प्लिंटर हेमरेजेस, फ्लेम शेम हेमरेजेस मिल सकती हैं आपको अराउंड द डिस्क। एक्सुडेट आपको कॉटन वूल स्पॉट्स नज़र आएंगे अराउंड द डिस्क। ये सारी चीज़ें अराउंड द डिस्क आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, पूरी पूरी रेटिना में नहीं नज़र आ रही, सिर्फ अराउंड द डिस्क नज़र आ रही। तो ये ज़ाहिर है सपोर्ट करती हैं किसको, इंट्राक्रेनियल काज को, ठीक है ना, या ऑप्टिक डिस्क की काज को। मैक्यूलर स्टार मिलेगा आपको, लेकिन ये भी फिर भी मैक्यूलर स्टार भी जो मिल रहा है, देखें ऑप्टिक न्यूराइटिस में अलग था, वो पूरे का पूरा था स्टार, लेकिन इधर टेम्पोरल पार्ट इसका मिसिंग होगा। ये इसका साइन है कि ये पेपिल एडिमा है, नॉट ऑप्टिक न्यूराइटिस, ठीक है। और पैटर्न्स लाइंस मिलेंगी, यानी कि सर्कल सी बने हुए होंगे लाइंस के पेरिफ्री में, ठीक है, पेरी पेपिलरी रीजन में, यानी डिस्क की साइडों के रीजन में, ठीक है, पैटर्न लाइंस इनको कहते हैं। सेंट्रल कप मिलेगा आपको, लेट स्टेज में ये नहीं होता, लेकिन शुरू में आपको ये भी मिलता है सेंट्रल कप, ठीक है। लॉन्ग स्टैंडिंग पेपिल एडिमा में क्या होगा, ये जो साइन थे वो किस में थे, फुल्ली डिवेल्प पेपिल एडिमा में, जो मैंने आपको बता दिया साइन। अब लॉन्ग स्टैंडिंग पेपिल एडिमा के काफ़ी दिनों से है ये काफ़ी अरसे से है, तो इसमें क्या होगा, आपको विजुअल एक्विटी रिड्यूस मिलेगी, जबकि फुल्ली डिवेल्प में रिड्यूस नहीं थी, आपको मैंने बताया। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टाइम से ये है तो यह बाकी चीज़ों को भी डैमेज करेगा, उसकी वजह से विजुअल एक्विटी डिक्रीज होगी लॉन्ग स्टैंडिंग केस में, ठीक है। दूसरी चीज़ हेमरेज होगी, एक्सुडेट्स मिलेंगे, ऑप्टिक डिस्क एडिमा रिजॉल्व हुआ होगा, एडिमा ज़्यादा नहीं होगा। ज़ाहिर चीज़ें क्रोनिक जब हो जाती हैं तो वो ज़ाहिर रिजॉल्व होती हैं। डिस्क अपीयरेंस कैसी होगी, शैम्पेन कॉर्क नहीं होता जिस तरह, शैम्पेन कॉर्क आप समझ लें कि ये जो होती है ना, ये जो लोग वाइन पीते हैं, शराब की बोतल होती है, उसका जो कॉर्क होता है ना, उसके उस तरह का एडिमा, यानी वो खोलते हैं जब ना कॉर्क, तो ऐसे स्प्लिंटर लाइक वो ऐसे फैल जाती है सारी की सारी वाइन, ठीक है, प्रेशर के साथ बोतल से बाहर निकलती है, तो वो अपीयरेंस एक आती है, उसको शैम्पेन कॉर्क लाइक अपीयरेंस कहेंगे आप डिस्क की, ठीक है। विजुअल फील्ड, ब्लाइंड स्पॉट मिलेगा विजुअल फील्ड चेक करते हुए पेरीमेट्री में, इन लार्ज, ठीक है। और विजुअल फील्ड क्या होगी, कंस्ट्रिक्ट करेगी, यानी कम हुई होगी, ज़ाहिर है विजुअल फील्ड को डिक्रीज ही होना है। नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा जी, नेक्स्ट आपको एट्रोपिक पेपिल एडिमा मिल सकता है। ये कितने टाइम में होता है, लॉन्ग स्टैंडिंग के बाद अब है जी 6 से 9 महीने अगर गुजर गए तो फिर क्या होगा जी, एट्रोपिक पेपिल एडिमा होगा। इसमें विजुअल एक्विटी स्वेयरली इम्पेयर्ड होगी, ठीक है, और ग्रेइश वाइल्ड ब्लड मार्जिन आपको मिल सकते हैं डिस्क के ऊपर, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन आप कौन सी कराते हैं जी, इन्वेस्टिगेशन आप पेपिल एडिमा को देखने के लिए कराते हैं जी, लाइन देखने के लिए कि कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लाइन तो नहीं है ब्रेन के अंदर, और इंट्राओकुलर प्रेशर को चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप एग्ज़ाम करेंगे, ब्लड प्रेशर चेकअप करेंगे कि वो तो नहीं बढ़ा हुआ सिस्टेमिक काज में, ठीक है। फंडस एग्ज़ाम करते हैं आप ओक्यूलर काज देखने के लिए,
न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं आप, ठीक है, और फेरेंजियल एग्ज़ाम करते हैं। फेरेंजियल एग्ज़ाम इसलिए करते हैं क्योंकि देखेंगे कि आप कोई मतलब इन्फेक्शन तो नहीं उधर से स्प्रेड हुआ हुआ, ठीक है। लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन आप करते हैं, इसमें आप देखेंगे कि ESR CBC कैसा है, नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, क्या चेक करें, कोई इन्फेक्शन है नहीं है, क्या है, ठीक। ब्लड शुगर चेक करते हैं, सीरोलॉजी ऑफ सिफिलिस, ब्लड शुगर आप किसके लिए, डायबिटीज़ को चेक करने के लिए। सीरोलॉजी ऑफ सिफिलिस करेंगे, सिफिलिस में भी ऐसा हो जाता है, नर्व वगैरह डैमेज होती हैं, ठीक है, इसलिए उसको देखेंगे, रूल आउट करेंगे। लंबर पंक्चर करेंगे, आप देखेंगे CSF का जो प्रेशर है वो तो नहीं बढ़ा हुआ। इमेजिंग टेक्निक्स जो यूज़ करते हैं वो आप एक्सरे करते हैं, CT स्कैन, MRA अब होता है कि मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी, ठीक है, वो भी आप करते हैं। ट्रीटमेंट में अंडरलाइंग काज को हम ट्रीट करते हैं, ठीक है, अंडरलाइंग जो भी काज है उसको ट्रीट करेंगे हम, तो ये खुद ब खुद रिजॉल्व होगा पेपिलेडिमा, ठीक है। इंट्राओक्यूलर प्रेशर अगर रेज हुआ है उसको हम कंट्रोल करते हैं, कम करते हैं, ठीक है। रिपीटेड लंबर पंक्चर कराएंगे, बार बार देखेंगे कि क्या उतना ही है प्रेशर या कम हो रहा है हमारे जो ट्रीटमेंट से, ठीक है। वेंट्रिकुलो लंबो पेरिटोनियल शंट भी बना सकते हैं, और शंटिंग से क्या होगा जी, प्रेशर कम होगा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर कम होगा, ठीक है। अब देखें जी, यूनिलेटरल जो डिस्क स्वेलिंग होती है ना, वो ऑक्यूलर लेयन की वजह से होती है या ऑर्बिटल लेयन की वजह से होती है, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर क्रेनियल कोई पोर्शन इन्वॉल्व हो रहा है तो बाइलेटरल होता है, ठीक है, लेकिन यूनिलेटरल आपको पता है कि ऑक्यूलर काज होगी और या फिर ऑर्बिटल काज होगी, ठीक है। अगर आपको बाइलेटरल मिल रहा है ये पेपिलेडिमा, इसका मतलब है कि क्रेनियल काज है, या फिर सिस्टेमिक काज भी हो सकती है, SLE वगैरह भी, ठीक। अब इधर दो तरह के सिंड्रोम्स दिए हुए जी, एक दिया हुआ जी फोसर कैंडी सिंड्रोम, फोसर, ये लिखना नहीं चाहता, फोसर कैंडी सिंड्रोम, ठीक है। और सूडो कैंडी सिंड्रोम। फोसर कैंडी सिंड्रोम का क्या मतलब है, सूडो कैंडी सिंड्रोम का क्या मतलब है? फोसर कैंडी सिंड्रोम जो है उसमें होता है ये है कि ट्यूमर मौजूद होता है फ्रंटल लोब में। आपने बस ये डिफरेंस याद रखना है कि इधर ट्यूमर है, कहाँ पे है, फ्रंटल लोब में है, ठीक है ना। ब्रेन के फ्रंटल लोब में ट्यूमर आ गया, उसकी वजह से क्या होगा जी, ऑप्टिक एट्रोफी होगी, ऑप्टिक नर्व की एट्रोफी होगी वन साइड पे, लेकिन की एक साइड पे, और पेपिलेडिमा दूसरी साइड पे होगा, दूसरी आई में, ठीक है। और दूसरी साइड में जो पेपिलेडिमा हो रहा है वो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर रेज की वजह से हो रहा है, जबकि सूडो कैंडी सिंड्रोम जो है इसमें क्या होता है, इसमें पेपिलेडिमा यूनिलेटरल जो है मौजूद है, वो इंट्राऑक्यूलर रेज प्रेशर की वजह से ही इंक्रीज हुआ है, ठीक है। लेकिन जो है तो ऑप्टिक एट्रोपी ड्यू टू एनी काज, दूसरी तरफ जो एट्रोपी हो रही है ऑप्टिक नर्व की वो भी मौजूद होगी, और वो किसी भी काज की वजह से हो सकती है। बहरहाल आपने ये याद रखना है कि ट्यूमर अगर फ्रंटल लोब का है तो वो फोसर कैंडी सिंड्रोम है, ये नहीं है तो बाकी जो दूसरा इसने लिखा हुआ है वो है जी सूडो कैंडी सिंड्रोम, उसमें फ्रंटल लोब का ट्यूमर नहीं होता, ठीक है। बाकी एडीमा मिलेगा आपको और वो एट्रोपी भी मिलेगी, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट पेपिलेडिमा। आई होप कि आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी यहाँ से, और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्टिक एट्रोपी का टॉपिक दिया हुआ है। ऑप्टिक एट्रोपी भी यही चीज़ है जी, क्या चीज़ है ऑप्टिक एट्रोपी, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, कोई इतना लार्ज टॉपिक नहीं है कि अलग से वीडियो बनाऊँ। तो ये एट्रोपी ऑप्टिक डिस्क की होती है डी जनरेशन की वजह से, रेटिनल जो गैंग्लियन सेल्स है ना उनकी डी जनरेशन की वजह से, या एक्सॉन की डी जनरेशन की वजह से, और ये यूनिलेटरल बाइलेटरल दोनों हो सकती है। इसकी टाइप्स को डिवाइड किया गया है दो तरह से, एक प्राइमरी एट्रोपी है, दूसरी सेकेंडरी एट्रोपी है, ठीक है। जो प्राइमरी एट्रोपी है वो विदाउट स्वेलिंग होती है ऑफ ऑप्टिक नर्व, ठीक है, स्वेलिंग नहीं हो रही होती है इसमें ऑप्टिक नर्व की, और इसकी काजेज रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस हो सकता है,
दूसरी चीज़ कंप्रेशन बाय ट्यूमर हो सकती है और एनोरिज्म हो सकता है। तीसरी चीज़ आपको हेरिडेटरी न्यूराइटिस मिल सकता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस, टॉक्सिक ऑप्टिक न्यूराइटिस मिल सकता है, न्यूट्रिशनल ऑप्टिक न्यूराइटिस मिल सकता है। ये काजेज हैं इसकी। डिस्क की अपीयरेंस कैसी होगी प्राइमरी काज में? चाकी वाइट होगी, ठीक है। दूसरे में आप देखेंगे चाकी वाइट नहीं होगी, इसमें चाकी वाइट है, ये चीज़ याद रखनी है आपने। क्लियर मार्जिन होंगे, चाकी वाइट होगी, तो इसका मतलब है कि प्राइमरी ऑप्टिक एट्रोफी है, ठीक है। लेमिना क्रिब्रोसा ज़्यादा विजिबल होगा, ठीक है। शीथिंग वसल्स की जो होगी वो एब्सेंट होगी, ठीक है। जबकि सेकेंडरी जो है ना ऑप्टिक एट्रोफी, उसमें क्या होगा? सेकेंडरी काज में होगा जी, सेकेंडरी ऑप्टिक एट्रोफी में स्वेलिंग होगी ऑप्टिक नर्व हेड की, उसकी वजह से ये हुआ होगा, ठीक है। काज इसकी पेपिलाइटिस है, क्रोनिक पेपिलाइडीमा है, एंटीरियर इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी है। ऑप्टिक डिस्क की अपीयरेंस कैसी होगी इसमें? ये याद रखने वाली चीज़ है, वो होगी ग्रे, डर्टी वाइट, ठीक है। जबकि उधर चाकी वाइट थी, इधर ग्रे या डर्टी वाइट है। ब्लड मार्जिन से, उसमें मार्जिन क्लियर थे, इसमें मार्जिन ब्लड है, ठीक है। ड्यू टू ग्लायल प्रोलिफरेशन शीथिंग ऑफ वसल प्रेजेंट हो सकती है, उधर शीथिंग ऑफ वसल एब्सेंट थी, ठीक है प्राइमरी में। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे इसके? विजुअल एक्विटी रिड्यूस हुई होगी, माइल्ड टू मॉडरेट, ठीक है। अप टू परसेप्शन ऑफ लाइट, इतनी कम भी हो सकती है कि खाली लाइट की परसेप्शन भी ना हो, ठीक है। कलर विजन भी अल्टर्ड होगा, सेंसिटिविटी कंट्रास्ट वो भी लॉस होगी, रिड्यूस्ड होगी। अफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट प्रेजेंट होगा और विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स प्रेजेंट होंगे। सारी सी बात है, एट्रोफी हो रही है नर्व की तो किधर चीज़ें ठीक रहेंगी? सारी की सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन आप कराते हैं जी स्पेस ऑक्यूपाइंग लाइन को देखने के लिए और कंप्रेशन देखने के लिए ऑप्टिक क्याज्मा के लेवल पे, ठीक है। और ऑप्टिक जो आप इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं वो पेपिलोएडिमा को शो करेंगी, ठीक है, कि किस वजह से है ये, ठीक। तो ये था ऑल अबाउट ऑप्टिक नर्व और उसकी डिजीज़। सबसे पहले हमने पढ़ा था ऑप्टिक डिस्क एडिमा जो कि 2 तरह का था, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा जी ऑप्टिक न्यूराइटिस पढ़ा, पेपिलोएडिमा पढ़ा और अभी ऑप्टिक एट्रोफी पढ़ ली। यही 2 टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पेपिलोएडिमा और ऑप्टिक न्यूराइटिस, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। ओके, अल्लाह हाफिज़।